हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके भौतिक विज्ञान के अंदर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि वायु में प्राचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात जब भी आपने देखा होगा मैच के अंदर तो वहां पे गेंद को क्या कभी कभी रोटेट करके फेंका जाता है, तो उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कहा गया था कि प्राचक्री अर्थात स्विंगिंग, जब स्विंग गेंद को किया जाता है तो उसमें क्या यहाँ पे कारण होता है। तो पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर किया जा सकता है, या वायु की उत्प्लावकता के आधार पर किया जा सकता है, या पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर किया जा सकता है, या बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो वायु की उत्प्लावकता के आधार पे ये ऑप्शन, अर्थात ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे गेंद को स्विंग करना, ये कार्य किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि स्विंग क्या होता है, ये स्विंग कितने टाइप के होते हैं और इसको क्या कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्विंग, स्विंग का मतलब होता है जब भी कोई बॉलर जो होता है जो कि मैच खेलता है वहां पे बॉलिंग करता है, तो बॉलिंग के दौरान क्या करता है वो गेंद को थोड़ा सा रोटेट करके फेंकता है। इससे क्या होता है जो भी वहां पे मैच के अंदर जो कि वहां पे बैटिंग करता है उसको ये थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है कि गेंद अब किस टाइप से आएगा, क्योंकि जब गेंद को रोटेट करके फेंका जाता है तो गेंद लग तो रहा होगा कि आपके सामने इस टाइप से आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही वहां पे फील्ड पे या पिच पे गिरेगा तुरंत उसकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे समझो कि मान लो यहाँ पे एक ये आपका बैट्समैन है जो कि यहाँ पे गेंद को क्या करने वाला, हिट करने वाला है। यहाँ से क्या करता है, कोई जो आपका बॉलर है वो यहाँ से गेंद को फेंकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब गेंद को यहाँ से नॉर्मल अगर ऐसे आप सीधे फेंकेंगे तो नॉर्मल गेंद जैसे यहाँ पे गिरेगा फिर से नॉर्मल ऐसे ही गेंद चला जाएगा। ये नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। वहीं पे अगर गेंद को आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करके फेंकेंगे, क्या करेंगे, इस गेंद को जैसे यहाँ पे आप रोटेट करके फेंकेंगे तो ये रोटेट करने पे गेंद जब ऊपर जा रहा होगा तो इसके अंदर ज्यादा आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जैसे यहाँ पे फील्ड पे या पिच पे गेंद गिरेगा, पिच पे गिरने के बाद इसकी डायरेक्शन अब ये ऐसी नहीं होगी, ये थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन हो सकता है इधर चली जाए, क्योंकि आप आइडिया तो लगा रहे होंगे यहाँ पे गेंद जानी चाहिए लेकिन वहां पे नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पे गेंद जब रोटेट करता है जमीन पे गिरता है तो वहां पे रोटेशन के कारण वहां पे थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे जो भी यहाँ पे बैटिंग करता है उसको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो ये बॉलिंग करता है स्विंग के साथ में, इसके अंदर उसको काफी चीजों की जानकारी होना चाहिए कि किस टाइप से इस समय हवा का यहाँ पे बहाव कैसा चल रहा है, पिच किस प्रकार से, पिच के अंदर ज्यादा फ्रिक्शन है या कम फ्रिक्शन है, अर्थात काफी यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप इस प्रकार की बॉलिंग करा सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझा कि स्विंग क्या होता है, और ये स्विंग दो प्रकार का होता है। एक तो यहाँ पे इन स्विंग कहा जाता है, जब ये गेंद यहाँ पे आ रही होती है, आने के बाद जब यहाँ से बैट से गेंद टकरा के जाती है तो उसे हम कहते हैं आउट स्विंग, अर्थात जब गेंद यहाँ से बाहर जाती है तो उसे हम आउट स्विंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, अर्थात रबड़ होता है, गीली मिट्टी होता है, स्टील होता है या प्लास्टिक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें प्रत्यास्थता के विषय में पूछा गया है। तो प्रत्यास्थता की बात करें तो यहाँ पे स्टील जो होता है हमारा सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। अब प्रत्यास्थता क्या होती है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रत्यास्थता की बात की जाए तो प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो हमारे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर दबाव लगाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा बदलाव हुआ है। इसी प्रकार से इस पे जब धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको बदलाव दिखाई देगा। ऐसे यहाँ पे अगर मान लो आपके पास यहाँ पे एक ये आपके पास कोई भी वस्तु है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, वहीं पे वस्तु दूसरी हम ले लेते हैं जिसका नाम बी दे देते हैं, एक फिर यहाँ पे तीसरी वस्तु है जिसका हम सी नाम दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आप जब अलग अलग यहाँ से ऊपर से बल लगाएंगे तो इनके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक वस्तु पे अगर अलग अलग पदार्थ की वस्तु है, जैसे कि कोई रबड़ है तो बहुत ही आसानी से उसके अंदर बदलाव दिखाई देगा, अगर गीली मिट्टी है तो उसके अंदर और भी आसानी से बदलाव दिखाई देगा। इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ के अंदर अलग अलग बदलाव दिखाई देता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बदलाव लाने के लिए, तो उतनी ही ज्यादा वस्तु प्रत्यास्थ कहलाती है। तो स्टील की बात किया जाए तो स्टील यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसके आधार पे स्टील हमारा सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ हो जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा गया कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंक देता है या फेंकता है तो गेंद गिरता है। अब गेंद कहाँ पे गिरेगी? तो उसके पीछे गिरेगी या उसके सामने गिरेगी या उसके हाथ में गिरेगी या उसके बगल में गिरेगी? तो ये गेंद कहाँ पे गिरेगी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा इसको हम डिटेल से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा कि गेंद उसके पीछे गिरेगी। लेकिन अब गेंद पीछे क्यों गिरेगी, क्या कारण है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। कि सपोज करो यहाँ पे ये कोई आपकी कार थी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी सपोज करो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस कार को इस प्रकार से डिजाइन को दे दिया है। ये यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, कार ये हो जाती है। ठीक, इस कार की यहाँ पे क्या है, ये जो छत है यहाँ पे क्या है, इसकी ओपन थी। यहां से ही क्या है, कोई ये गेंद ऊपर की तरफ फेंका गया है। अब ये गेंद जब ऊपर की तरफ फेंका गया था तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गेंद ऊपर जा रहा था, चलो ठीक है। कुछ समय के बाद यहाँ पे फिर से गेंद क्या है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, अर्थात ये गेंद ऊपर जाएगा और कुछ समय के बाद ये गेंद नीचे आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये जब कार गतिमान थी, क्या थी, कार जब गति में चल रही थी, यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे हैं कि गति जो है इसकी एक समान है, अर्थात यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता हमारा ए क्या है, 0 है। अर्थात अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो 5 मीटर पर सेकंड ही से चल रही होगी, अर्थात यहाँ पे जो इसकी v होगी वो क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कांस्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे मान लो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो गेंद हो, चाहे चालक हो या कोई भी वस्तु इसके अंदर रखी होगी, वो सभी चीजें क्या है, एक समान त्वरण से ही चल रही होंगी, अर्थात वहां पे उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। अर्थात यहाँ पे गेंद वो भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, यहाँ पे व्यक्ति वो भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। तो यहाँ पे हर एक चीज क्या है, गतिमान है। अब सपोज करो यहाँ पे ये जब गेंद फेंकी गई होगी तो गेंद फेंकते समय इसके एक ऊपर की तरफ तो बल लगाया गया होगा। तो यहाँ पे हम गेंद को थोड़ा सा यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। तो ये गेंद को जब फेंका गया होगा तो गेंद पे ऊपर की तरफ बल लगाया गया होगा, जो कि यहाँ पे हम एफ थ्रो लिख देते हैं, अर्थात ये थ्रोइंग बल है, ऊपर की तरफ तो फेंक दिया गया। तो यहाँ पे बल के कारण ऊपर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जब कार गेंद ऊपर की तरफ फेंका गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस पे बल ऑटोमेटिक आगे की तरफ तो लगी रहा था, जो कि इसकी क्या थी, तो एक गति के कारण था। तो यहाँ पे बल जो है एम, अर्थात मोशन के कारण जो है एक बल आगे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि गेंद जब गतिमान थी तो यहाँ पे कार जब गतिमान थी तो गेंद भी गतिमान होगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या है, बल एक आगे की तरफ लग रहा होगा, तो जिस कारण से गेंद पे बल क्या है, आगे की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ देखेंगे कि यहाँ पे कुछ समय के बाद ये बल जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मान लो यहाँ तक गेंद आता है, इसके बाद ये गेंद क्या है, यहाँ से फिर से रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे रिटर्न करेगा। अब लेकिन यहाँ पे रिटर्न तो ये अपने पाथ पे करेगा, लेकिन कार भी यहाँ पे आगे बढ़ रही है। तो आप सोच रहे होंगे तब तो गेंद पीछे गिरना चाहिए, गेंद तो पीछे गिरेगा, लेकिन ये कारण नहीं है, क्योंकि कार गतिमान जिस स्पीड से आगे बढ़ रही थी उसी स्पीड से गेंद भी आगे बढ़ रहा था। तो ये तो मेन कारण नहीं है कि यहाँ पे कार चल रही है, लेकिन इसका कारण थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जब ये गेंद बाहर जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर क्या एयर का प्रेशर लगने लगता है, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे वातावरण के अंदर यहाँ पे वायु होती है उसका थोड़ा सा इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बल लगता है, जो कि इसको पीछे की तरफ करता है। क्योंकि गेंद पहले कार के अंदर थी तो गेंद आगे चल नहीं रही थी, इसलिए उस पर कोई भी एयर का बल नहीं लग रहा था, अर्थात कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं था। लेकिन जैसे थोड़ा सा गेंद आगे जब बाहर फेंक दोगे तो ये गेंद आगे तो बढ़ रही होगी इस स्पीड के कारण, जो कि कार के अंदर स्पीड थी, उस कारण से इस गेंद पे जो बाहर की वातावरण की एयर है उस पर थोड़ा सा बल लगाएगी, जिस कारण से गेंद क्या होती है, थोड़ा सा माइनर सा पीछे हो जाएगी, थोड़ा सा पीछे हो जाएगी। इसलिए गेंद सपोज करो ये यहाँ पे गेंद गिरेगी, बहुत ज्यादा पीछे गेंद नहीं गिरेगी, बस पीछे गिरेगी। वहीं पे अगर आप गेंद को उसी के अंदर उछालते हैं हल्का सा तो गेंद वहीं पे गिरेगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अगर ऊंचाई पे उछाल देंगे तो हल्का सा गेंद पीछे गिरेगी। तो ये निर्भर करता है कि आपने गेंद को कितनी ऊंचाई तक उछाला है। जैसे कि आप अगर ट्रेन में बैठते हैं तो वहां पे आप कोई भी चीज ऐसे उछालते हैं तो आपके हाथ में ही गिरती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, इस कारण से वहां पे एयर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जिस कारण से वो आपको वहीं पे चीजें गिर जाती है। वहीं पे अगर आप ट्रेन से काफी ऊंचाई पे किसी चीज को फेंक देंगे तो वहां पे आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो वस्तु थोड़ा सा पीछे गिरेगी, जिस कारण से आपके हैंड के अंदर नहीं आएगी। तो ये सबसे मेन इसका बड़ा कारण था, इसको भी मैं डिटेल से
समझने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर रख दिया जाए तो उसमें उसके जो है लिए अर्थात उसकी चाल को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक कोई व्यक्ति है, अगर कोई इस प्रकार की टेबल है जो कि रोटेट कर रही है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा दिया गया है, तो जब वो टेबल रोटेट कर रही थी अर्थात उसके ऊपर व्यक्ति खड़ा था, तो वो अपनी गति को अगर थोड़ा सा रोकना चाहे तो गति को या कम करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि अपने हाथ एक समान मिला ले, या अपने हाथ ऊपर उठा ले, या अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे, या हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। क्या कारण होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला सकते हैं, लेकिन हाथ फैलाने से क्या कारण होगा, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है, अर्थात घूर्णन गति क्या होता है। इसके अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक व्हील ले लेते हैं जो कि इस प्रकार से सर्कुलर व्हील है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारी चीजें देखते हुए मिल जाएंगी जो कि इस प्रकार से रोटेट करती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये सर्कुलर व्हील ले लिया है जो कि इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, जो कि हमारे कार के अंदर, बाइक के अंदर, साइकिल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सपोज करो यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये आर होती, और ये सभी द्रव्यमान जो यहाँ पे इसके केंद्र पे स्थित है, यहाँ पे द्रव्यमान ये सभी ये एम है, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, हमारा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब इसी को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके दो चीजों पे निर्भर करता है। एक तो यहाँ पे आपके मास के ऊपर निर्भर करता है, मास पे, और दूसरा आपके यहाँ पे किस पे निर्भर करता है, एक आपकी आर डिस्टेंस पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि मास जो कि जैसे कि मान लो व्यक्ति अगर रोटेट कर रहा था सर्कुलर डिस्क पे, तो उसका मास तो चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि अगर 5 किलो का तो 5 किलो का रहेगा, अगर 10 किलो का 10 किलो का रहेगा। तो इसलिए मास तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे आप आर को चेंज कर सकते हैं। आर का मतलब आप जैसे हाथ बढ़ा देंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपके हाथों के रोटेशन की डिस्टेंस क्या बढ़ जाएगी, वहीं पे हाथ को पास में ले आएंगे तो ये रोटेशन की डिस्टेंस घट जाएगी। अर्थात यहाँ पे आर बढ़ने से आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, आपका आर बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने के कारण। अब इसी में थोड़ा सा हम बात करते हैं, जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो यहाँ पे देखो गति को दो प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। एक, अगर कोई वह सीधी रेखा में चलती तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पीड कहते हैं। वहीं पे जब चीजें घूमती तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड कहते हैं। तो एंगुलर स्पीड जो होती है हमारे, इसको हम जनरली ओमेगा से लिखते हैं। तो ये कितने रेडियन पर सेकेंड की दर से रोटेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन, अर्थात तो एंगुलर स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जे से लिखते हैं, और जे बराबर क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है। क्या होता है, जे बराबर आई इंटू ओमेगा होता है। आई क्या होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि कोई वस्तु जितने पॉइंट से दूरी पे रोटेट करती है तो उसकी वहां से डिस्टेंस, उसका मास का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे है जे, ये जे बराबर आई इंटू ओमेगा का होता है। अब यहाँ पे ओमेगा कैसे निर्भर करता है, देखो आई और जे, अर्थात क्या होता है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे I1 ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2, क्योंकि यहाँ पे जे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर जे कांस्टेंट ले लेंगे, अर्थात तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो यहाँ पे I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। आपको क्या फाइनल वाला निकालना है, ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 बराबर क्या होगा, I1 ओमेगा 1 बटे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज क्या है, घटानी है। ये चीज क्या है, आपको घटानी है, अर्थात स्पीड आपको क्या है, कम करनी है। अब यहाँ पे स्पीड आप अगर कम करना चाहते हैं तो पहले जो था वो तो वही रहेगा, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चीजें हो गई, तो ये वाली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये चीज कैसे घटेगी। देखो यहाँ पे ये चीजें तो शुरुआत में थी, इसमें तो आप कुछ करेंगे नहीं, इसमें जो बदलाव करेंगे वो आपका क्या, I2 बनेगा। तो इस प्रकार से I2 बनेगा ओमेगा 2। ओमेगा 2 आपको निकालना है, क्योंकि ये आप बदलाव के अर्थात स्पीड को घटाना चाहते हैं। तो घटाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो कारण हैं, अर्थात सबसे पहला कारण है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, I2 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब चीज बढ़ेगी तो ये ओवरऑल घटेगी। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो, अगर आपके पास 20 है, 20 बटे 4 लिखेंगे,
अगर आपको इसके जैसे कि 20/4 आएगा तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर 5 आएगा। अगर इसी को 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अर्थात जितनी चीजें नीचे की जितना बढ़ाते जाएंगे उतना इसका रिजल्टेंट कम आता जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे I2 क्या है, बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा 2 घटेगा जब यहाँ पे आपका क्या है, I2 क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो I2 बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे I मैंने बताया कि R पे निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पे R अगर बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, I बढ़ जाएगा। I बढ़ जाएगा तो ओमेगा घट जाएगा, अर्थात आपकी एंगुलर स्पीड घट जाएगी। तो यहाँ पे R बढ़ा दो, R का मतलब हाथ आप बाहर कर दो। हाथ आप जैसे बाहर कर देंगे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने के कारण आपका I बढ़ जाएगा। I बढ़ने के कारण आपका ओमेगा घट जाएगा और आपकी गतिमान स्पीड कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप डिटेल से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए 4। आपको इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन लगता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसके करेक्ट ऑप्शन पर भी हम डिटेल से सॉल्यूशन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम एक देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपको मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रातों में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका क्या कारण होता है। जिसमें ऑप्शन दिया कहता है जिस वस्तु से पाइप बने होते हैं वे ठंडे या ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाते हैं, या पाइप के अंदर वाली पानी हिमग्रत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं, या तुषार अर्थात ठंडी रातों में पाइप पर जंग लग जाता है इस कारण से वो टूट जाते हैं, या उपरोक्त में से कौन सा सही होगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्यों पाइप फट जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, क्योंकि पाइप के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है जिस कारण से बर्फ के अंदर जम जाता है। बर्फ जमने के कारण वहां पे पाइप फट जाते हैं। लेकिन इसको कारण क्या, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम समझे पानी जो होता है हमारा सिंपल इस प्रकार से, इसको अगर हम एक बीकर के अंदर यहाँ पे पहले लेते हैं, ये हमारा क्या है, बीकर हो गया। आप चाहे तो इसको किसी बोतल वगैरह के अंदर भी पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब इस पानी को लेंगे तो यहाँ पे सपोज करो ये पानी का आपका आयतन जो है यहाँ तक है। आपको ये चाहे तो घर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर फ्रिज है तो आप बहुत ही आसानी से वहां पर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पतली बोतल को लेना है और बोतल को ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ से खुली होनी चाहिए बोतल अधिकतर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस पे आप कोई भी एक टिक लगा देते, सपोज करो यहाँ तक आपने टिक लगा दिया। अब इसी को क्या करते हैं, आप इसी बीकर को उठा के अगर आप यहाँ पे फ्रिज के अंदर रख देंगे, क्या करेंगे यहाँ से इस पूरे सिस्टम को उठा के अगर यहाँ पे फ्रिज के अंदर रख देंगे, अर्थात यहाँ से आपने क्या किया, इसको यहाँ पे आप करते हैं फ्रीज, क्या करते हैं फ्रीज, फ्रीजिंग करके यहाँ लिख देते हैं। तो फ्रीजिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये पानी जो था यहाँ पे जब जमेगा तो इसका लेवल क्या है, यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे ये लेवल यहाँ पे आप बढ़ जाता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसका आयतन बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है, आयतन बढ़ चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पाइप अर्थात ये हमारा बीकर ऊपर खुला था तो ये आसानी से ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए हमारा ये बीकर यहाँ पे नहीं टूटेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप सपोज करो कि ये वाला ढक्कन यहाँ से आप इसको क्लोज कर देते, इसको अगर यहाँ से आप क्या करते बिल्कुल से इस प्रकार से यहाँ पे अगर क्लोज कर दिए होते, ये ऐसे इस प्रकार से क्लोज होता। इसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे क्या करते, फ्रीज करते, क्या करते, यहाँ से अगर आप इसको फ्रीज करते तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता कि ये जो है आपका जगह जगह से इस प्रकार से क्या टूट जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आयतन तो यहाँ पे बढ़ रहा होगा। अब आयतन बढ़ रहा होगा तो ये पाइप तो आपका थोड़ा सा कमजोर होगा, तो पाइप के दीवारों पे क्या होता है बहुत ही ज्यादा यहाँ से बर्फ जब बढ़ रहा होगा तो आयतन बढ़ रहा होगा, इसका मतलब बल लगाएगा, क्योंकि अंदर की चीजें जब धीरे धीरे बढ़ेंगी तो आयतन लगाएंगे। इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने बाइक के अंदर या किसी भी कार के अंदर आप जब टायर के अंदर जो ट्यूब होती है उसके अंदर आप जब हवा भराते हैं तो वहां पे आप देखेंगे हवा धीरे धीरे क्या होती है, ट्यूब के ऊपर दबाव लगाती रहती है, जिस कारण से आपका टायर जो धीरे धीरे फूलता चला जाता है। और अगर आपके हवा का दबाव यहाँ पे आप और थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तो एक समय के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका टायर ब्लास्ट हो जाता है। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं उसके अंदर धीरे धीरे आयतन बढ़ रहा था हवा का, जिस कारण से वहां पे क्या होता है आपका टायर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप जो हवा बढ़ा रहे थे उसमें हवा की मात्रा भी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे बर्फ वाले में क्या केस होता है कि पानी जितना होता है उतना रहता, अर्थात पे द्रव्यमान नहीं बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उसके आकार में चेंजेस होने के कारण आयतन बढ़ जाता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो हवा वाला केस था वहां पे आपका धीरे धीरे द्रव्यमान भी बढ़ता है जिस कारण से
आयतन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पानी जितना 1 लीटर था, अर्थात अगर द्रव्यमान की बात किया जाए, अगर वो 1 किलो पानी होगा तो 1 किलो ही पानी रहेगा, लेकिन उसका आकार चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि पानी एक ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है कि जब फ्रीज होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। वैसे तो बहुत सारे और पदार्थ हैं जो कि ठंडा करने पे उनके आयतन सिकुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये आयतन बढ़ेगा तो ये आयतन बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे दीवारों पे एक फोर्स लगने लगता है। ये फोर्स जब लगता है और अगर ये दीवारें बहुत कमजोर होंगी और ये फोर्स अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये आसानी से क्या ये दीवारें आपकी टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ठंडे वाले समय में अगर पानी आपके पाइप के अंदर जम चुका है, अर्थात पानी अगर पाइप के अंदर रुक जाता है और ठंडी के समय में पानी में क्या होता है, जब पानी बर्फ के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहां पे एक दाब लगने लगता है, अर्थात यहाँ से बल इस पाइप पे लगने लगता है भीतर से और वो पाइप को तोड़ देता है। तो ये निर्भर करता है कि अब आपका पानी कितना है, पाइप कैसा है। अगर पाइप बहुत ही मजबूत है तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन अगर पाइप थोड़ा सा भी कमजोर हुआ और ये बल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो आसानी से पाइप टूट जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं क्यों ठंडी के समय में ऐसे स्थानों पे जहां पे बर्फ जो है पाइप के अंदर जम जाता है, जिस कारण से आपके पाइप टूट जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो किसी बोतल के अंदर पानी को अच्छे से भर देना है और बोतल थोड़ा सा कमजोर होनी चाहिए, उसको आप फ्रीजर के अंदर रख देंगे। देखेंगे जैसे ही वहां पे फ्रीजर में आपका बर्फ जमेगा बोतल के अंदर, आपकी बोतल जो है वह जगह जगह से टूट जाती है या फट जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।